अमारा ने कंधे उचकाते हुए अपने हाथ पीछे सौकीर लिए। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानती। उसामा ने अमारा का हाथ पकड़ा और इसके हाथ में पिस्टल थमा दी। मैं सिखा दूंगा। अमारा ने पिस्टल अपने बैग में डाल ली। इसने पिस्टल बैग में रख लिया लेकिन ये बात कहने से ना रुकी। तुम्हारे कहने पर रख रही हूँ, तुम हमारे चीफ हो इसलिए तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, वरना हम साइकियाट्रिस्ट किसी के घर घुस के इस पर हमला नहीं करते। आंखों के दरीचों से इसके जहन में घुस जाते हैं और इसे उसी की सोचों से कभी कभी घायल और कभी तंदुरुस्त कर देते हैं। अमारा ने कहा। जफर एक चमड़े का ब्राउन कलर का बैग लेकर उसामा के करीब बैठ गया। ये रख लो, मैंने भी असलहा का बंदोबस्त किया था, इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेना। उसामा ने जफर के हाथ से वो बैग लिया और बोला, हम जानते हैं जो जंग हम लड़ने जा रहे हैं वो असलहे की जंग नहीं है। उस जंग में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा ईमान है। खुदा पर यकीन कि वो रब हर चीज पर कादिर है। मिशन किसी भी कस्म का हो, असलहा पास होना चाहिए। जफर ने उसामा के शाने पर थपकी दी तो उसामा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। यही सोच के तो असलहा रखा है, मैंने कुछ कुरानी आयत की फोटो कॉपी भी करवाई है। ये आयत पढ़ने से आप हमजा के हमले से बच सकते हैं। मेरे पास इन आयत की 8 कापियां हैं, 4 हम रख लेते हैं, बाकी 4 आप रख लें, हो सके तो उनकी मजीद कापियां करवा के फवाद, खय्यम और हुरिया के वालिदैन को दे दी और जितने लोगों में बांट सकते हैं बांट दी। ये कहकर उसामा ने 4 कापियां जफर को दी और बाकी 4 आपस में बांट ली। रात के 9 बज रहे थे। साजिद भी बस जुर्गाम की खिदमत में मसरूफ था, वो कुछ नहीं कर पाया था और ये कोई नई बात नहीं थी। बेबसी की ये अजियत उसे अक्सर सहनी पड़ती थी। जुर्गाम ने साजिद से 2 शीशे की पियालियां लाने को कहा। साजिद किचन से 2 पियालियां ले आया। जुर्गम के हाथ में 2 शीशे की छोटी छोटी बोतलें थीं जिनके ढक्कन भी शीशे के थे। जुर्गम ने साजिद से पियालियां ली और लिविंग रूम की मेज पर रख दी। उसने छोटी शीशे की बोतलें भी मेज पर रख दी। इसने सोफे से एक सियाह कपड़ा उठाया और सांपों के पिंजरे के ऊपर डाल दिया। फिर इसने अपने दोनों हाथ पिंजरे के ऊपर रख दिए और होंठों के तेज जुम्बिश के साथ कोई खास अमल पढ़ने लगा। इसने आंखें बंद कर लीं और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर हो गया। साजिद खामोशी से खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वैसे उसे जुर्गम के काले जादू के अमलियात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसे वहां खड़ा रहने की ताकीद थी। थोड़ी देर के बाद जुर्गम ने सियाह कपड़ा पिंजरे से हटा दिया। सांपों का जोड़ा झुमका तुम ही था। साजिद को उनमें कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई, मगर जब जुर्गम ने पिंजरा खोला तो साजिद खौफ से पीछे जा खड़ा हुआ। जुर्गम ने पिंजरे में हाथ डालकर इस कोबरा सांप को उठा लिया। साब, साजिद के हलका से कांपती आवाज निकली। ये सांप आपको डस नहीं रहा? जुर्गम ने हंसते हुए इस सांप को अपने चेहरे के करीब कर लिया। मेरा अमल उन पर चल चुका है, अब ये मुझे नहीं डस सकते। सांप बेचैन था, फुनकार रहा था, मगर जुर्गम को डस नहीं रहा था। इसने जुर्गम के बाजों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। जुर्गम ने सांप को सर के हिस्से से पकड़ते हुए जोर से दबाया। इसका मुंह खुल गया। जुर्गम ने इसके लंबे नोकीले दांतों को शीशे की प्याली पर लगा दिया, जिससे उसके दांतों के करीब जहर की थैलियां दब गईं और जहर कतरा कतरा प्याली में टपकने लगा। इस तरह जुर्गम ने नागिन का भी जहर निकाल लिया। साजिद ये सब कुछ मबहूत नजरों से देख रहा था। जुर्गम ने सांपों को पिंजरे में बंद कर दिया और निकाला हुआ जहर बहुत एहतियात से छोटी बोतलों में डाल दिया। जुर्गम ने वो बोतलें उठाईं और अपने कमरे की तरफ बढ़ा और वो बोतलें वार्डरोब में रख के उसे लॉक कर दिया। कमरे से बाहर निकल के उसने साजिद से कहा, किचन से टोका ले आओ। ये कहने के बाद उसने पिंजरा उठाया और बाहर लॉन में ले गया। इसने पिंजरा लॉन में रखा और लॉन की सारी लाइट्स ऑन कर दी। जुर्गम ने पिंजरे से एक सांप बाहर निकाला और फिरती से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। जुर्गम ने सांप को घास की तरफ करते हुए इसके सर पर अपना पाँव रख लिया और फिर बड़ी तेजी से टोके से उसका सर उसके जिस्म से अलहदा कर दिया। इसके बाजों पर लिपटा हुआ सांप का जिस्म घास पर गिरकर तड़पने लगा। उसी तरह से उसने नागिन के साथ भी ऐसा ही किया। मेरे कमरे में 2 जार पड़े हैं, वो ले आओ, जुर्गम ने साजिद से कहा। साजिद अंदर से 2 जार ले आया। जुर्गम ने शीशे के एक जार में सांपों के सर रखे और एक जार में धड़। वो दोनों जार उठा के खड़ा हो गया। जगह की सफाई कर दो, इसने साजिद से कहा, जो एक ही जगह पर सहमा हुआ खड़ा था। इसने डरते डरते जुर्गम से पूछा, आप उनका क्या करेंगे? जुर्गम ने तस्हीक आमेज अंदाज में साजिद की तरफ देखा। बूढ़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि कोबरा का सर अच्छी खासी रकम में फरोख्त होता है और इसकी खाल काले जादू के तावीज़ों में इस्तेमाल होती है। सब सुनकर साजिद के दिल से जुर्गम के लिए एक बार फिर बद्दुआ निकली। वो जहाँ खड़ा था वहीं जैसा जामद हो गया। अब ये खड़े खड़े मेरा मुंह किया देख रहे हो, इधर की सफाई करो, जुर्गम ने साजिद से कहा और फिर जार लेकर अंदर चला गया। अमारा अपनी वालिदा राबिया के पास बैठ गई। सोई नहीं आप? मुझे नींद कैसे आ सकती है? राबिया ने रंधी हुई आवाज में कहा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? जिसकी बेटी मौत का खेल खेलने जा रही हो, इस मुंह को नींद कैसे आ सकती है? अमारा ने मां के शाने पर अपना सर टिका लिया।
मम्मा, आपकी बेटी महाज पर जा रही है। हम खुदा के बंदों की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं। इंसान और शैतान की इस जंग में अगर आपकी बेटी कुर्बान भी हो गई तो शहीद कहलाएगी। राबिया की आंखें भीग गईं। तुम्हारी बूढ़ी माँ का तुम्हारे सिवा और है ही कौन? अमारा मुंह के आंसू पहुंचने लगी। अगर ऐसी बात है तो बस आप हमारे लिए दुआ करें कि हम ये जंग जीत के आपके पास जिंदा सलामत वापस लौटें। खुदा पे भरोसा करके हमें दुआ देकर भेजें। अमारा मुंह के साथ ही लेट गई। सुबह फजर की अजान के वक्त जफर ने सबको जगा दिया। अमारा और राबिया ने भी फजर की नमाज पढ़ ली और जफर, उसामा और आरिफीन मस्जिद चले गए। नमाज के बाद राबिया और अमारा बाहर लॉन में आके बैठ गईं। थोड़ी ही देर के बाद आरिफीन, उसामा और जफर भी आ गए। अमारा करीब खड़ी किसी सोच में गुम थी कि उसामा ने उसे चौंका दिया। आप क्या सोच रही हैं डॉक्टर साहिबा? अमारा ने मुस्कुराते हुए उसामा की तरफ देखा। ऐसे ही ये दिमाग सोचों की भूल भलियों में खो जाता है। उसामा ने अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाली और अमारा के हाथ में थमा दी। अमारा घबरा सी गई। उसामा ने अमारा के हाथ से पिस्टल ले ली और 12 फीट के फासले पर एक अनार के दरख्त पर उसने अपना टारगेट सेट किया और अमारा की आंखों के सामने पिस्टल को सेव करते हुए उसने अमारा को समझाया, ये हमने अपना टारगेट सेट किया और ये ट्रिगर दबा दिया। उसामा ने बड़ी महारत से एक अनार उड़ा दिया। ये लो, टारगेट सेट कर दिया। उसामा ने पिस्टल एक बार फिर अमारा के हाथ में थमा दी। अमारा ने डरते डरते अपने दाएं हाथ में थामी हुई पिस्टल का रुख अनार के दरख्त की तरफ किया। इसने ट्रिगर पर उंगली रखी, पूरी कोशिश के बावजूद इससे ट्रिगर नहीं दबा। इसने अपना दूसरा हाथ भी पिस्टल पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली भी ट्रिगर पर रख ली, मगर इससे ट्रिगर नहीं दबाया गया। उसामा अमारा की पुश्त की जानिब खड़ा हो गया। उसने अपना दाईं हाथ अमारा के हाथों पर रखते हुए अपनी उंगली से इसकी उंगली पर खफीफ सा दबाव दिया। ट्रिगर दब गया और गोली जाके अनार के दरख्त पर लगी। अपने ही किए हुए फायर से अमारा कांप के रह गई। अमारा की ये हालत देखकर सामने बैठे हुए सब लोग हंसने लग गए। अमारा ने मुंह बसूर कर उसामा की तरफ देखा और पिस्टल इसके हाथ में थमा दी। खैर है, शुरू में ऐसा होता है, उसामा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अमारा राबिया के साथ जाके बैठ गई। जफर और आरिफीन भी वहीं बैठे थे। बाहर गेट पर बेल हुई। जफर ने ताज्जुब से गेट की तरफ देखा। इस वक्त कौन आ सकता है? जफर उठकर गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो वो हका बका रह गया। खयाम, हुरिया और फवाद के वालिदैन उनके दर पर खड़े थे। आ जाएं, जफर ने इन सब से कहा। सब अंदर आए तो अमारा और साहिल भी उनका खुलूस देखकर दंग रह गए कि इतनी सुबह वो सब उनसे मिलने आए हैं। जफर ने साहिल से कहकर उनके लिए बाहर ही कुर्सियां रख दी। रुखसाना ने अमारा के सर पर हाथ फेरा। तुम इधर बैठो हमारे पास, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, तुम सबसे मिलना चाहते थे। हम ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहते। अमारा रुखसाना और माहिन के पास बैठ गई। माहिन ने अमारा के शाने पर बानही हाइल कर ली। जिस मकसद के लिए जा रहे हो खुदा तुम सबको कामयाब करे। रुखसाना सर झुकाए खामोश बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने अपनी भीगी हुई आंखों से अमारा की तरफ देखा। हमने तो जो खोना था खो दिया। तुम्हारी इस कोशिश से ना जाने कितने घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। अमारा ने रुखसाना के शाने पर हाथ रखा। इंशाअल्लाह हम कामयाब ही लूटेंगे। जफर ने इन सबको उसामा से मिलवाया। सबने इस मिशन के लिए उसामा की हौसला अफजाई की। जुबैर और वकार ने जफर और उसामा को मिशन से मुताल्लिक ज़रूरी बातें समझाईं। वो लोग थोड़ी देर ही बैठे। जब जाने लगे तो जुबैर ने जफर से एक बार फिर पूछा, अगर हम कोई मदद कर सकें तो हमें ज़रूर बताना, वरना 4 लोगों की टीम तुमने खुद बनाई है, हम तो हर तरह से हाजिर हैं। उसामा जुबैर की तरफ बढ़ा। माहिन भी जुबैर के साथ खड़ी थी। इसने गहरी नज़र से माहिन की तरफ देखा। आप दोनों दुआ कीजिएगा अपने बेटे खयाम के लिए भी। शैतान हमजाद से इस जंग में खयाम भी लड़ रहा है। वो भी जुर्गम का दुश्मन है। माहिन की निगाहों में ममता के जज्बात उभर आए। मेरे दिल को यकीन है कि लोगों के खून चूसने वाले शैतानों में मेरा बेटा नहीं है। इसकी नेक रूह लोगों को शैतान हमजाद से बचाने की कोशिश में गामजन है, मगर मैं तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। माहिन अपने आंसू रोक ना सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसामा ने उनका हाथ थाम लिया। मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे खयाम समझ लें। माहिन ने शफकत से इसके सर पे हाथ फेरा। जीते रहो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जुबैर ने भी उसामा के सर पे हाथ फेरा। अब हम चलते हैं, तुम लोगों के पास भी वक्त थोड़ा है। वकार अहमद ने जफर से कहा। फिर वो सब चले गए। साजिद की रात अनगारों पर कटी थी। फजर की नमाज के बाद ही वो बेचैनी से टहल रहा था। इसका दिमाग उसे बार बार जुर्गम के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा था। बच्चों की स्कूल वैन की रवानगी में अभी काफी वक्त था। वो उस वक्त कोठी में था क्योंकि इस वक्त जुर्गम वॉक के लिए निकलता था। अचानक इसे जहर की बोतलों का ख्याल आया। फिर इसका जहन मंसूबा घड़ने लगा। उस वक्त जुर्गम घर पर नहीं था। इसे ये इल्म था कि जुर्गम जहर की बोतलें लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो बर्क रफ्तारी से जुर्गम के कमरे में दाखिल हुआ। उसने अलमारी देखी तो वो लॉक थी।
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसे ख्याल आया कि शायद चाबी साइड टेबल्स में हो। इसने फिरती से साइड टेबल्स देखना शुरू किए। बेड के बाएं तरफ पड़े हुए साइड टेबल्स में से इसे चाबी नहीं मिली। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 6:30 बज रहे थे, ये वक्त जुर्गम की वापसी का था। साजिद के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पेशानी पर पसीना आ रहा था। इसने हिम्मत करके दूसरे साइड टेबल्स में चाबी तलाश की। इसने इत्मीनान का लंबा सांस खींचा, उसे चाबी मिल गई। इसने अलमारी खोली तो जहर की छोटी छोटी बोतलें सामने ही पड़ी थीं। उसने एक बोतल उठाई और अपने कुर्ते की जेब में डाल ली। फिर इसने जल्दी से अलमारी बंद कर दी और चाबी उसी जगह रख दी जहां से ली थी। इसने किचन कैबिनेट चाय की केतली निकाली और वो छोटी सी शीशी इसमें रख के कैबिनेट में संभाल ली। वो किचन से बाहर निकला ही था कि जुर्गम दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। साजिद, मेरी बेटी तैयार करो, जुर्गम ने अपने जॉगर्स के तस्मे खोलते हुए कहा, फिर वो अपने कमरे में चला गया। साजिद ने जुर्गम के लिए चाय बनाई और फिर चाय लेकर उसके कमरे में गया। साजिद कमरे में दाखिल हुआ तो जुर्गम आईने के सामने खड़ा था। आईना खासा बड़ा था, वो अपने आप को सरतापा देख सकता था। साहब चाय, साजिद ने आगे बढ़ते हुए कहा। जुर्गम शीशे के सामने सीधा खड़ा था, वो अपनी जगह से टस से मास नहीं हो रहा था, जैसे इसे साजिद की आवाज ही ना आ रही हो। अचानक साजिद की आंखों ने एक भयानक मंजर देखा जिससे उसके हाथ कांपने लगे। जुर्गम आईने के सामने खामोश खड़ा था और आईने में इसका अक्स बोल रहा था, बच्चों की स्कूल वैन वाला मुआमला रहने दो और अपनी जान की फिक्र करो। वो लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। कौन लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? जुर्गम ने पूछा। जुर्गम के अक्स से एक बार फिर आवाज उभरी, अमारा, उसामा, साहिल और आरिफीन। जुर्गम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इन चारों की इतनी हिम्मत कि जुर्गम को खत्म करने का सोचें। वो मेरी काली ताकतों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चलो अब तो खेल और भी दिलचस्प हो गया है। तुम ऐसा करो कि हुरिया, फवाद और बशा से कहो कि बच्चों की स्कूल वैन वाला मुआमला रहने दें। वो हम फिर कभी कर लेंगे, आज मेरे हरीफों को मेरी शैतानी ताकतों की थोड़ी झलक दिखाओ। ठीक है। अक्स में से आवाज उभरी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। जुर्गम ने गसीली नजरों से साजिद की तरफ देखा। तुम क्यों इस तरह कांप रहे हो और इस तरह खड़े होकर मेरी बातें क्यों सुनते हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जुर्गम ने इसके हाथ से चाय की प्याली लेते हुए कहा। साजिद बुरी तरह डर चुका था। वो तेज कदमों से कमरे से निकला और किचन में जाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। अक्स किस तरह बातें कर सकता है? मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ? साजिद अपनी पेशानी से पसीना पोंछने लगा। वो जानता था कि अब जुर्गम अपना खास अमल करेगा, वो जल्दी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए अपने क्वार्टर में चला गया। इस नेजा नमाज बिछाई और 2 नफल अदा किए, फिर अपने परवरदिगार के आगे हाथ फैलाए। मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरे रब मुझे इसके लिए हौसला अता फरमा, इस डर को मेरे अंदर से निकाल दे जो मुझे एक शैतान की खिदमत करने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे मोमिन की वो ताकत दे जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। साहिल, आरिफीन और अमारा अपने घर से कुछ और ज़रूरत का सामान भी ले आए थे। मिशन पर रवानगी के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल थी। मिशन के लिए इन्होंने जफर की गाड़ी पराडो का इंतखाब किया था, जो सनगलाख पहाड़ी इलाकों के लिए मौजूद थी। सब ने अपने अपने बैग जीप में रखे। जफर और राबिया ने इन्हें खुदा के सहारे रवाना कर दिया। आरिफीन ड्राइविंग कर रहा था। उसके साथ फ्रंट सीट पर साहिल बैठा था, उसामा और अमारा पिछली सीट पर बैठे थे। आपका एक हाथ नहीं, फिर भी आप इतनी महारत से गाड़ी कैसे चला लेते हैं? अमारा ने पूछा। उसामा ने मुस्कुराते हुए अमारा की तरफ देखा। हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। वैसे भी किसी भी चीज की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मुझे सिर्फ लोग एहसास दिलाते हैं कि मेरा एक हाथ नहीं है, वरना मुझे नहीं पता चलता कि मेरा एक हाथ नहीं है। अमारा शर्मिंदा सी हो गई कि शायद उसने भी उसामा को इसकी कमजोरी का एहसास दिलाया है। आरिफीन पीछे देखते हुए उसामा से मुखातिब हुआ। आपके समझाने के मुताबिक जहां जुर्गम का घर है वो शहर से बाहर जंगल का इलाका है। इस तरह के लोग ऐसी ही जगह अपना ठिकाना बनाते हैं। तकरीबन 2 घंटे का सफर है, उसामा ने कहा। आरिफीन ने एक बार फिर पलटकर उसामा की तरफ देखा। उसामा भाई, आपको जुर्गम के घर का कैसे पता चला? उसामा ने आरिफीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहा, मगर साहिल इसकी जगह बोला। उसामा भाई ने कहा है कि हम सब उनसे कोई सवाल ना करें, वो वक्त आने पर हमें सब कुछ समझा देंगे, इसलिए तुम भी कोई सवाल मत करो। उसामा थोड़ा आगे हो गया, उसने ड्राइविंग सीट पर हाथ रखा। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मुझसे तकल्लुफ में रहो। मैं तुम सबका दोस्त हूँ और आप लोगों की बेतकल्फी से मुझे अपने और आपके बीच अपनायत का एहसास होता है। मैं समझ रहा हूँ, आप मुतमईन रहीं, आरिफीन ने कहा। रीबा और प्रोफेसर हसनान हमें इस जगह के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, यहाँ हमारे साथ भी आ सकते थे। सब कुछ उन दोनों की आंखों के सामने हुआ था। किस तरह उन 4 स्टूडेंट्स ने खाई में छलांग लगाई। साहिल ने आरिफीन को बताया। तो इन दोनों से राब्ता क्यों नहीं किया?
आरिफिन ने पूछा। कोई फायदा नहीं, सरीबा की शादी हो गई है, वो खुद भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहती और प्रोफेसर हसनैन बैरून मुल्क हैं। साहिल ने बताया। उसामा जो उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था वो साहिल से मुखातिब हुआ। तुम इत्मीनान रखो, मैं इस जगह के बारे में और इस हादसे के बारे में तफसील से जानता हूँ। अमारा ने तज्जुब भरे अंदाज में अपने सर को झटका। हैरत होती है ये सोच के कि किस तरह इन चारों ने खाई में छलांग लगा दी। इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई? उसामा ने अमारा की तरफ देखा। आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, इस बात को बखूबी समझती हैं कि जब इंसान साइको है तो सबसे पहले इसमें गम और खुशी का इम्तियाज ख़त्म होता है और जब इंसान काले जादू की तरफ माइल होता है तो इसमें हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। नफ्सियाती मसले में ये बात तो बहुत कॉमन है कि ऐसे मरीज़ खुद को तकलीफ़ देकर तस्कीन महसूस करते हैं। अमारा ने अपनी ऊँखें झुकाते हुए इस बात में सर हिलाया। आप शायद ठीक कह रहे हैं, इस सारे मसले की तहकीकात के दौरान हमें जो अशिया इन चारों के कमरों से मिली उनसे यही पता चलता था कि वो चारों नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी थे और डरगिस जैसी जहर का भी इस्तेमाल करते थे। बेराह रवि का इस कदर शिकार हो गए थे कि काले जादू जैसे कफर की तरफ माइल कर देने वाले सफली इल्म की तरफ राग़िब हो गए थे। उनके नफ्सियाती मसाइल इतने पेचीदा नहीं थे कि हल ना किए जा सके, मगर या तो इन्हें कोई नहीं समझ सका या वो किसी को नहीं समझ सके। साहिल ने तअस्सुफ भरे अंदाज में सर को झटका। बहुत बड़ा सानिहा था इन वालिदैन के लिए जिनके लिए वो चारों वाहिद सहारा थे। उनके तो आंसू नहीं थमते, अपने हाथों से दफन किया होता तो सब्र भी आ जाता, मगर उनकी बेचैनी ने तो उन सबको बुरी तरह घायल कर दिया है। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र गुजर गया। उनकी गाड़ी अभी शहर से बाहर नहीं निकली थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनकी जीप एक घने वीरान जंगल से गुजर रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद यूनिक टाउन का इलाका शुरू हो जाएगा, जहां जुर्गम की रिहाइश गाह है। साल के 6 माह वो मरी में अपने फ्लैट में गुजारता है। यूनिक टाउन तक जाने वाला ये रास्ता ऐसे ही खौफनाक जंगल पर मुश्तमिल है। जंगली जानवर तो हो सकता है मगर इंसानी आबादी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसामा ने कहा। साहिल ने ताज्जुब भरे अंदाज में पूछा, उसामा भाई, लोग यूनिक टाउन में कैसे रहते होंगे, वहाँ क्या शहरी सहूलतें होंगी? उसामा ने नफ़ी में सर हिलाया। यूनिक टाउन तो ठीक तरह से आबाद ही नहीं हुआ, चंद घर हैं जिनके मुकीम ज़्यादातर दूसरे शहरों या मुल्कों में आबाद हैं। इधर थोड़े वक्त के लिए आते हैं, वो सब खुश गप्पे में मसरूफ़ थे कि जीप अचानक से रुक गई। आरिफिन ने बार बार स्टार्ट की मगर जीप जैसे जैम हो गई। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। आबादी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे कि किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। उसामा और आरिफिन गाड़ी से उतरे और बोनट खोलकर चेक करने लग गए। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। साहिल और अमारा भी जीप से उतरकर इधर इधर देखने लगे। साहिल ने भी चेक किया मगर जीप का नुक्स समझ में नहीं आ रहा था। साहिल ने बोनट पर जोर से हाथ मारा। इसे भी इधर जंगल में खराब होना था। उसामा गाड़ी से उतरा और आरिफिन से मुखातिब हुआ। आओ मेरे साथ जरा आगे जाके देखते हैं, शायद इस मुश्किल से निकलने की कोई सूरत नजर आ जाए। ये कहकर उसने साहिल की तरफ देखा। तुम और अमारा यहीं रुको। उसामा ये कहकर आरिफिन के साथ वहां से चला गया। काफी देर बाद उसामा और आरिफिन मायूस होकर वापस लौट थे। उनका इतनी दूर जाना बेसुध साबित हुआ कि साहिल और अमारा अकेले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो तेज तेज कदम चल रहे थे। अंदाजा ही नहीं हुआ हमें खासा वक्त लग गया और हमें फायदा भी कोई नहीं हुआ। आरिफिन ने कहा, मुझे अंदाजा था कि दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, हमें मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए निकल पड़े। उसामा ने दौड़ना शुरू कर दिया। आरिफिन भी इसके साथ साथ भागने लगा। साहिल और अमारा चुप साधा एक जगह पर खड़े थे। खफीफ से खफीफ आवाज भी उनकी समात से टकरा रही थी। अचानक से दरख्तों के झुंड तेजी से हिलने लगे थे, जबकि मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई थी।